नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे भर्तियों पर बवाल, इस्तीफे पर सवाल। उत्तराखंड में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा 2021 में आयोजित स्नातक स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक कराने वाले गैंग का भांडाफोड़ हुआ। वहीं लगातार इस मामले में एसटीएफ ने आयोग के पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एसटीएफ ने लाखों की नकदी भी बरामद की। इस मामले में एसटीएफ ने पर्चा लीक कराने वाले कोचिंग सेंटर के मालिक को भी गिरफ्तार किया था, जिसमें आउटसोर्स कंपनी के प्रोग्रामर ने पेपर लीक किया था। वहीं पेपर लीक के एवज में 60 लाख रुपए मिले थे। आयोग ने दिसंबर 2021 में 916 पदों के लिए विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय परीक्षाएं कराई थी। इसमें लगभग 2 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पेपर लीक के मामले में एसटीएफ ने अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आयोग का गोपनीय कार्य करने वाली आउटसोर्स कंपनी का कंप्यूटर प्रोग्रामर, आयोग से निष्कासित पूर्व पीआरडी कर्मचारी और कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर हाल ही में उधम सिंह नगर से पुलिस के जवान जो कि एएसपी का गनर था, वो भी इस घटना में शामिल रहा। कंप्यूटर प्रोग्रामर ने ही पेपर लीक कर अन्य आरोपियों को उपलब्ध कराया था। खुलासे के अनुसार इसके एवज में उसे 60 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर दिए गए थे। अब इस मामले में आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। राजू 2016 से आयोग की कमान संभाल रहे थे। इस इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है, जो एस राजू के बयानों से कई सफेदपोश और सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। चर्चा आज इसी पर, भर्तियों पर बवाल, इस्तीफे पर सवाल। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्नातक स्तरीय भर्ती पेपर लीक प्रकरण का विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद बढ़ने पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। उन्होंने स्वीकारा है कि भर्तियों में सियासी दबाव और माफियाओं का दखल हुआ है। इसी जिम्मेदारी के अभाव पर मैं नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देता हूँ। उनका कहना है कि उन्हें पहले से ही कई शिकायत भर्तियों को लेकर मिली थी, जिस पर खुद आयोग के रिकॉर्ड से जाँच कर मेरिट में शामिल 88 संदिग्ध नाम पुलिस को भी दिए थे। साथ ही इसकी शिकायत 3 बार पुलिस को सौंपी गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। एस राजू का मानना है कि उनके ऊपर जांच न करने का दबाव भी डाला गया। हम लोग ने बहुत मेहनत करके एफआईआर करवाया और एफआईआर करने के बाद इसमें पुलिस जांच चल रही है। यदि भी पुलिस जांच अभी भी चल रही है और कमीशन का किसी अधिकारी या कर्मचारी का संलिप्तता है नहीं, फिर भी सेंगमारी तो हुआ, उतना तो प्रूव हो गया है। चूंकि सेंगमारी हो गया है अध्यक्ष होने की वजह से, मुझे नैतिक जिम्मेदारी है, तो इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में मुख्यमंत्री धामी के एक्शन के बाद से लगातार आरोपियों की धरपकड़ एसटीएफ द्वारा जारी है। वहीं भाजपा का मानना है कि इसमें लिप्त हुए किसी भी व्यक्ति को सरकार द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। अब तक पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को हिरासत में लिया है। अभी पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं अध्यक्ष एस राजू ने जो भी इस्तीफा अपना सौंपा है वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। भाजपा ने विपक्ष पर बात करते हुए कांग्रेस के पूर्व में कई भ्रष्टाचार प्रदेश में देखने को मिले हैं। अब ये सरकार सही काम कर रही है, तो वहीं सीबीआई जांच की मांग करना सही नहीं है। इस कांड में लिप्त थे उसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसटीएफ लगातार इसमें जांच कर रही है। कल इसमें अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष जिन्हें इस्तीफा दिया है, ये उनका स्वविवेक था और ये उनका अपना निर्णय था कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी के सीबीआई जांच की मांग कर रही है। उनके समय में जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के कई कीर्तिमान स्थापित किए, उन्हें याद नहीं है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष एस राजू के बयानों से राजनीतिक गलियारों में खलबली तो बची है। वहीं विपक्ष को भी सरकार को घेरने के लिए एक अच्छा मौका मिल गया है। कांग्रेस का मानना है कि लंबे समय से हो रहे इस घोटाले की परत में कहीं बड़े लोग भी हैं, लेकिन छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई करके सरकार क्या बताना चाहती है। और एक बार फिर एस राजू के बयानों को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, जो कई सवाल भी खड़े करता है। लगातार कांग्रेस इस भर्ती घोटाले को लेकर कई बार आंदोलन प्रदर्शन भी कर चुकी है। अब हमारी सिर्फ यही मांग है कि सरकार निष्पक्ष तौर पर इसकी जाँच उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से या सीबीआई से कराए।
विपक्ष के द्वारा जो है कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा कि राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्तियों में गड़बड़ी के आरोपों को विधानसभा के अंदर भी उठाया था, तब भी सरकार के कान पे जू नहीं रहेगी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को सचिवालय का घेराव करना पड़ा इसी मुद्दे को लेकर के। उसके बाद सरकार हरकत में और एसआईटी का गठन किया, और एसआईटी ने भी केवल लिपापोती इसमें की। छोटे स्तर के कर्मचारी आपने देखा, होमगार्ड के जवान और वो लोग पकड़े इस प्रकार के, और ज्यादातर बाहर के लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही थी कि इसमें बड़ी मछलियों पर हाथ कब पड़ेगा, अभी तक वो बड़ी मछलियां पकड़ से दूर हैं। भर्ती में घोटाले का पर्दाफाश भले ही पुलिस लगातार कर रही हो, सवाल यह है कि भर्ती परीक्षा जैसी गोपनीय प्रक्रिया के लिए आयोग ने इतने ढीले इंतजाम क्यों किए थे, और अगर ये इंतजाम दुरुस्त भी नहीं थे तो लगातार पूर्व अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस और विजिलेंस ने जांच क्यों नहीं की। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आयोग के अध्यक्ष पर जांच न करने का दबाव बनाया। भले ही आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा तो दे दिया हो, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि उन मेहनत से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का भविष्य का इंसाफ क्या इस्तीफा देने और धरपकड़ पूरी होने पर मिल जाएगा, या फिर आयोग को भंग करने की मांग कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस के सवाल जायज है। उत्तराखंड ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो देश भूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं भर्तियों पर बवाल और इस्तीफे पर सवाल। उत्तराखंड में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा 2021 में आयोजित स्नातक स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले गैंग का भांडाफोड़ हो गया है, और इस मामले में एसटीएफ ने आयोग के पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी अगर हम प्रकरण की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं सफेदपोश जो कर्मचारी हैं, सिस्टम जो है वो फिलहाल सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पीसी थपलियाल जी यूकेडी के वरिष्ठ नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश नौटियाल जी अभी हमारे साथ नहीं है फिलहाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी संगीता जी आपसे। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मैं सबकी प्रतिक्रियाएं लूंगी, उसके बाद आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यशी जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और हम इसमें लगातार देख रहे हैं 2014 से जब से ये आयोग बना उसके बाद लगातार इस पर करप्शन के आरोप लगते जा रहे हैं, लगातार भर्तियों में गड़बड़ियां हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अब जब इसका भंडाफोड़ हुआ और 13 लोग गिरफ्तार हुए, और कल जैसे कि एस राजू जी ने इस्तीफा भी दिया, तो उन्होंने जितना भी इस प्रकरण में कहा कि उन पर माफियाओं का उन पर दबाव बन रहा है, राजनीतिक लोगों का भी, तो ये पूरा मामला बिल्कुल इसमें सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। जो भी लोग इन पेपरों को देते हैं वो बच्चे कितने, कुछ लोग तो ऐसे घरों से होते हैं जिनको शायद पेपर का फॉर्म भरने और फीस भरने तक के पैसे बामुश्किल होते हैं जी। और इतनी मेहनत से उनके पेरेंट्स उनको कोचिंग कराते हैं, उनको वो परीक्षा की तैयारी करते हैं, और एक लंबा समय अंतराल भी इसमें जाता है और कितने सपने उनके जुड़े होते हैं। और आयोग में इस तरह की गड़बड़ी होना और लगातार होते रहना और सरकार की नाक के नीचे ये सब हो जाना, और उसके बाद अब सरकार का जागना, तो जिस तरह से लगातार ये हो रहा था और सरकार सोई हुई थी। 2016 से एस राजू जी उस अपने पद पर बने हुए थे और आज हम 2022 में हैं, और बीच में लगातार, और उन्होंने ये भी कहा कि 88 लोगों के नाम उन्होंने पुलिस को दिए हैं और पुलिस से कई बार शिकायत भी की, फिर भी इस पर कार्यवाही नहीं हुई। तो ऐसा कौन है जिसकी वजह से ये हो रहा था? तो जो 13 लोग हैं यशी जी, वो तो बहुत छोटी कड़ियां हैं, इसमें कहीं बड़ा मगरमच्छ भी है जिसको पकड़ने की बहुत जरूरत है। अगर उस मगरमच्छ को नहीं पकड़ा गया तो ये छोटे लोगों में जांच सिमट करके रह जाएगी और खाना पूर्ति होकर के निपट जाएगी, और जो बड़ा चेहरा है वो कभी सामने नहीं आएगा। इसलिए इसकी सीबीआई जांच बहुत जरूरी है। और जिस तरह से पैसे का खेला लगातार इस आयोग में चला, तो सभी को पैसे का बंटवारा भी हुआ होगा, क्योंकि एक टीआरडी का जवान, उसका इतना विवेक नहीं होता कि वो इतने बड़े काम को अंजाम देगा। छोटे लोग तो केवल इस चेन का हिस्सा हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा ना तो बल है और ना उनके पास
इतना राजनीतिक संरक्षण है कि वो इस बड़े काम को अंजाम दे पाए और इतना बड़ा खेल खेल पाए। ठीक है। तो जो भी बेरोजगारों के साथ ये खेल खेला गया है, उत्तराखंड के युवाओं के साथ ये खेल खेला गया है, और जो अभी भी बाकी पेपर होने से इस आयोग के द्वारा वो भी बच्चे डर रहे हैं कि अब उनका क्या होगा। तो लगातार इस तरह का खिलवाड़ जो किया गया है, इस पे बिल्कुल सख्त एक्शन होना चाहिए जी, और जो भी दोषी है उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे बहुत जरूरी चीज यशकी जी कि उस मगरमच्छ को पकड़ना बेहद जरूरी है। और जो जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं, वो आज हम देख रहे हैं कि कितने बड़े जीरो टॉलरेंस की सरकार उत्तराखंड में चल रही है, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए गए। जी बिल्कुल। शीशपाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शीशपाल जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्या प्रतिक्रिया है? शीशपाल जी लगता है हमारे साथ अभी फिलहाल नहीं है। पीसी थपलियाल जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं तो ये मानता हूं कि राज्य बनने के बाद यहाँ एक मगरमच्छ नहीं, मगरमच्छ ही मगरमच्छ हो चुके हैं। और इतने मगरमच्छ हो गए हैं कि शुरू से चाहे पटवारी भर्ती घोटाला रहा हो शुरू में कांग्रेस के टाइम पे, और वहां से चलते चलते जहां पे उस समय डीएम पौड़ी सस्पेंड हुआ था पौड़ी घोटाला में, और वो नेता बच गया था जो उसको हम मगरमच्छ कह सकते हैं। फिर उसके बाद पुलिस घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला, उसमें भी नेता बच गए और बेचारे वो डीजी साहब आज दिन तक रोते रहते हैं कि बहुत परेशान हैं। उन्होंने अब मतलब पूरा अपना जो पूरा जीवन का कमाया हुआ था इज्जत वो गंवा दी, वो आज भी इस कटघरे में खड़े हैं। उसके बाद इन्होंने सोचा कि चलो हम अधीनस्थ चयन आयोग बनाएंगे, उसके माध्यम से अधीनस्थ चयन आयोग तो कंप्लीटली एक सफेद हाथी के रूप में निकला। और आज जो ये बोल रहे हैं कि साहब मैं दुहाई देता हूं, मैं बहुत मतलब मैं यहाँ पे ऐसा हो गया इसलिए रिजाइन कर रहा हूं, तो उस व्यक्ति को उस समय क्या हुआ था जब फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का घोटाला हुआ था, वहां पे घोटाले थे। ये व्यक्ति तब, क्योंकि अब सितंबर में उनका ड्यूरेशन खत्म हो रहा है, तो 10-15 दिन पहले ईमानदार बन के बाहर आ गए हैं। लेकिन जो प्रश्न उन्होंने खड़े किए हैं कि मेरे को ये कहा गया था कि तुम इसको अभी भी दबा दो, देखो ये बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब इसकी पूरी जिम्मेदार राजनीति है, और राजनीति को सीबीआई पकड़े ये हम नहीं मान सकते, क्योंकि सीबीआई का तो 2014 से अता न पता बिना बात के बेचारे हम कहते हैं सीबीआई इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी हो। अब तो हम बद्री केदार की इंक्वायरी चाहेंगे कि वो केदार बाबा ही देखे कि किस तरह देवभूमि के लोगों के साथ ये राजनीतिक नेता जिनको की इतनी शहादत के बाद ये राज्य सौंपा, जनता ने विश्वास करते हुए ये जो विश्वास कर रहे हैं, इस विश्वासघात का बदला किस तरह से जनता इनसे ले, ये सोचना पड़ेगा। अब जनता को स्वयं तय करना पड़ेगा कि ऐसे मगरमच्छों को किस तरह से उठा कर काले मुंह करके जनता के बीच में घुमाया जाए। कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं, पीडी नहीं, सब इनके हो चुके हैं, इन पे विश्वास हमारा उठ चुका है। अब केवल एक ही रास्ता आता है, जनता का अदालत, जन अदालत में इनको घसीटेंगे हम, और तब इनको बेनकाब करेंगे। इन जो बने हुए छुप के आ रहे हैं मोदी जी के पीछे और राज कर रहे हैं यहाँ पे, और राज करते हुए बेईमानी का राज यहाँ पे कायम कर दिया है। तुमने क्या कर रहे हो तुम? इस समय तक तुम पे हमारा विश्वास हट चुका है। यही बोलेंगे इंक्वायरी कर रहे जी, कर रहे, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? और बोल विपक्ष कांग्रेस को गाली देना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन्होंने जो एक मुख्य विपक्ष था, जो एक विकल्प होना चाहिए था इस राज्य में, उसको गाली करोड़ों अरबों रुपए। ठीक है, आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शीशपाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? शीशपाल जी अनम्यूट करें खुद को। अनम्यूट भी नहीं हो। जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, अब आवाज आ रही है? जी। आप देखिए, राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जहां तक ये सारा गड़बड़ झाला चल रहा है लगातार पिछले 15 दिनों से आप देख रहे हैं, और मैं पहले भी आपकी डिबेट में इस बात को कह चुका हूं कि सरकार केवल लीपापोती कर रही है। आप देखिए, कल मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं नहीं बोल रहा हूं ना, कांग्रेस पार्टी कह रही है। कल जो वहां के चेयरमैन है एस राजू जी ने जब इस्तीफा दिया, तो उन्होंने केवल इस्तीफा ही नहीं दिया, उन्होंने बहुत उंगलियां उठाई हैं, बहुत गंभीर बातें की हैं। वो कह रहे हैं कि मैं लगातार जो है सरकार से या पुलिस विभाग से जो निवेदन कर रहा था कि यहाँ बहुत गड़बड़ झाला, आप कार्रवाई कीजिए, और किसके इशारे पे कार्रवाई नहीं हो रही थी। आप देखिए, मतलब ये चेयरमैन वहां के बोल रहे हैं
और तब ये और गंभीर हो जाता था कि भैया कौन वो सफेद पोश है या कौन शासन में बैठे वो और इतने बड़े अधिकारी हैं। लगातार उस कार्रवाई से उनको हतोत्साहित कर रहे थे। और देखिए इसमें यशी जी मामला ये है कि ये कार्रवाई कोई ऐसे नहीं कि आज ये कह रहे साहब हम जांच करवा रहे हैं। विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को उठाया, आपको पता होगा विधानसभा सत्र में, और फिर वहां भी उसके बाद जब सरकार नहीं सुनी, सरकार अगर वहीं पे कोई कार्रवाई एक्शन कर लेती, लेकिन वो भी नहीं किया सरकार ने। फिर उसके बाद हमें सचिवालय का घेराव करना पड़ा। सचिवालय के घेराव के बाद उसके बाद ये एसआईटी का गठन हुआ। और एसआईटी क्या कर रही है, वो बिल्कुल जो है होमगार्ड के जवान को पकड़ रही है, फोर्थ क्लास के जो है जवान को पकड़ रही है, और ज्यादातर गिरफ्तारी इसमें विभाग से बाहर की हुई है अभी तक। मतलब ये केवल लिपा पोती है। आप बताइए कब तक ये लिपा पोती से काम चलेगा, किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और एसआईटी की जांच आप करा करके उससे न्याय कैसे होगा। एसआईटी तो राज्य सरकार के अधीन, आप जानते हैं सरकार के प्रभाव में रहेगी, सरकार पूरी जांच को प्रभावित रखेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप सीबीआई से जांच करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुख्यमंत्री जी आज ही संस्तुति कर दे। मैंने पहली डिबेट में भी कहा था संस्तुति क्यों नहीं करते। अगर आपको सीबीआई नहीं करानी तो आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दे। लेकिन न्याय मिलना चाहिए उन बेरोजगारों को जो पिछले 5 सालों से, 8 सालों से, 10 सालों से एक अदद नौकरी की तलाश में रात दिन किताबों को चाट रहे हैं, बेचारे अपना दिमाग रात दिन ठीक है शिषपाल जी, मैं आगे इस पर विस्तार से यशी जी लेकिन आप देखिए पेपर लीक हो रहे हैं 15-15 लाख रुपए में, कितना गंभीर मामला है। शिषपाल जी अभी तो मैं मुख्यमंत्री जी और जो इस संगठनों से जुड़े लोग थे जिनको लगा कि आशंका है कि ये कुछ धांधलियां हुई है, उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई संज्ञान लिया और कार्रवाई करने का आदेश दिए। आप देख लीजिए और तब से लेके अब तक की कार्रवाई में जो इससे जुड़ा हुआ तंत्र है, एक एक कड़ी जुड़ रही है, एक एक व्यक्ति पकड़ा जा रहा है। और आप देख लीजिए यश राजू ने अगर इस्तीफा दिया है तो उन्होंने बोला नैतिकता के आधार पर। उन्होंने एक और बात वहां पर रखी कि 88 एग्जाम इस आयोग ने कराए हैं और 88 एग्जाम में से मात्र 2 एग्जाम अभी तक संदेह की घेरे में आए हैं, उस पर सरकार ने एक्शन लिया है। और मैं कहना चाहूंगा कि किसी अगर संस्था को करना है तो आपको उदाहरण के लिए मैं 3 उदाहरण देना चाहूंगा। आईआईटी का एग्जाम जब 1997 में कैंसिल होता है, किस प्रकार से आईआईटी अपने संस्थान की अपने जो पूरा तंत्र है उसको किस प्रकार से मजबूत करता है। और 1997 से आज हम 2022 में बैठे हैं, प्रत्येक वर्ष उसका एग्जाम होता है, एक बार भी उसके बाद कोई एग्जाम लीक नहीं हुआ। उसके बाद 1992 में आप चले जाइए, यूपीएससी का एग्जाम लीक होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो कि सबसे कठिन तपस्थ एग्जाम माना जाता है, उसका एग्जाम लीक होता है। मगर वो बोर्ड बंद नहीं होता, मगर वो बोर्ड अपने को मजबूत करता है, अपनी कमियों को दूर करता है। और आप देख लीजिए प्रकार से वो आज हम 2022 में बैठे हैं। उसी प्रकार 2015 में आप देख लीजिए यूपी पीटीएस का एग्जाम लीक होता है, वो भी अपने आप को मजबूत करता है। आप देख लीजिए किस प्रकार के आज वो अपने रिजल्ट दे रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि संवैधानिक सरकार का यही दायित्व होता है और उसका राजधर्म होता है कि किस प्रकार से कुछ के संज्ञान में जो राज्य के विरुद्ध जा रहा हो या छात्रों के विरुद्ध में जा रहा हो, युवाओं के विरुद्ध में जा रहा हो, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मजबूत से मजबूत एक्शन ले। और उसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, उसी दिशा में आप देखते हैं एसआईटी अपना काम कर रही है, आयोग अपना काम कर रहा है। और इसी का परिणाम है कि आज सभी जितने भी छात्र छात्रा हैं उनकी जो शंकाएं थी, जो उनके पास गए थे, वो शंकाएं दूर होती जा रही है। और हमारी सरकार वो हर एक कार्य कर रही है जिसके लिए हमें सरकार ने चुना है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जब ये आयोग बनता है 2014 में, तो तत्कालीन सरकार होती थी, ये कांग्रेस की सरकार होती थी। 2015 में ये आयोग वर्किंग में आता है, 2016 में इसका पहला पेपर लीक होता है। मगर उसके बाद इसको मजबूत करने के लिए अनेक कार्य किए गए। और मैं फिर भी मानता हूं ये मामला तो 2021 का था ना, तो 2021 में किसकी सरकार थी सत्यवीर चौहान जी? कौन था सत्ता में? यशी जी, अगर आप ये बता दीजिए कि हमारे संज्ञान में आया हो और मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पे एक्शन न लिया हो तो बता देखिए, मैं इस पर आगे विस्तार से चर्चा करूंगी। मैं अभी फिलहाल सुनिए सत्यवीर जी रुकिए, मैं आगे इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी, फिलहाल रुक जाइए। अवधेश नौटियाल जी, सत्ता पक्ष को भी सुन रहे हैं आप, विपक्ष को भी सुन रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर, क्या लग रहा है?
देखिए बिल्कुल अच्छी। अगर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करें तो शुरू से जो है अब शुरू से ही अपनी जो भर्ती परीक्षा है उसको लेकर विवादों में रहा है। आयोग के गठन को लगभग 8 साल पूरे हो गए हैं और इसी बीच जो 2 अध्यक्ष थे इसके पहले RVS रावत और दूसरा एस राजू जी, दोनों ने ही अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। और जो ये वर्तमान प्रकरण चल रहा है इससे न बल्कि जो वर्तमान प्रकरण चल रहा है इससे न आयोग की न किरी हुई है, बल्कि जो लाखों जो उत्तराखंड के बेरोजगार हैं उनका जो विश्वास है वो विश्वास भी उनका टूटा है। कहीं ना कहीं अगर पहले भर्ती परीक्षा की बात करें, जब 2015-16 में जब पंचायत विकास जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 192 पदों पर भर्ती हुई थी, तब भी इस तरह के आरोप लगे थे। जो अभ्यर्थी थे उनकी जो OMR सीट होती है उस पर आयोग में गोले भरे गए। ये मामला संज्ञान में आया, बहुत हंगामा आया। उस समय भाजपा ने जो है इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, सड़क से लेकर सदन तक भाजपा ने बहुत हंगामा इस पर किया और इस पर दबाव बनाकर उस समय जो है उस समय भी ऐसे ही हुआ था। RVS रावत जो तत्कालीन इसके अध्यक्ष थे उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, फिर यह परीक्षा दोबारा आयोजित हुई। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है शुरू से ये जो कड़ियां हैं हमें उस टाइम पे थोड़ा सा कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कि अब आज की डेट में जो नकल विरोधी कानून है, चाहे राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश में, वहां पर कई सख्त कानून है। कड़ाई से इन कानूनों का, ये जो नकल वाले कानून है या पेपर लीक वाले कानून है, इनका कड़ाई से पालन होता है। लेकिन अभी आयोग में, मैं भी कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग के सिलसिले में आयोग में गया था, तो आयोग अब इस तरह के कानून पर आयोग अब गंभीर हुआ है जब इस तरह के मामले प्रकरण में आए हैं। मेरी खुद सचिव से बात की, अध्यक्ष जी से बात की, तो वो कह रहे थे हमने गंभीर प्रपोजल तैयार किया है नकल रोधी कानून को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो आयोग, देखिए ये तमाम चीजें आयोग बिल्कुल अपनी तरफ से हो सकता है फुल प्रूफ रहा हो, तमाम चीजें रही हो, लेकिन जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनका एक बयान जो कल उन्होंने बोला कि नेता लोग दबाव भी बनाते हैं लेकिन हमारी व्यवस्था फुल प्रूफ है, नकल नहीं हो सकती, तमाम चीजें। तो कुछ ना कुछ ये जो चीजें हुई हैं ये इस ओर इशारा कर, जिस तरह कड़ियां लगातार जुड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जो मास्टर माइंड है वो कहीं ना कहीं आयोग के भीतर ही है इन तमाम चीजों को लेकर। क्योंकि ये कड़ियां एकदम जब अभी जुड़ेंगी, अभी लगातार चीजें जुड़ रही हैं। पिछले अगर लगातार भर्ती परीक्षाओं को तमाम देखा जाए, खुद सचिव उनका बोलना था कि मार्च माह में लगभग इस पे FIR जब उनके संज्ञान में ये मामला आया तो मार्च के महीने में उन्होंने जो है इस मामले को पुलिस को दिया था, STF को बोला था कि इस मामले को देखा जाए। उसके बाद जब STF को लगा कि इस मामले में कुछ है तो STF ने उनसे किया, उन्होंने फिर FIR दर्ज करवाई। कहीं ना कहीं CM धामी भी इस मामले को लेकर गंभीर है, लेकिन CM साहब को इसमें एक कदम और आगे बढ़कर ये पूरे प्रकरण की, क्योंकि देखिए वो शुरू से इस चीज को लेकर उत्तराखंड में साफ कर रहे हैं कि जो है मैं भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हूं और जो इनसे सरकार जो है नहीं डरेगी। तमाम जिस तरह से उन्होंने रामविलास यादव पे कानूनी कार्रवाई की, कई बड़ी मछलियों को उन्होंने सबक सिखाया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इस आयोग के मैटर में भी जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी भर्ती परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए। जो इस आयोग के जितने भी सदस्य बने हैं इन सब की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड की छवि को बट्टा लगा है इस तमाम चीजों के, जो एक के बाद एक चीजें सामने आ रही है। अब ये चीजें खुल रही हैं तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में पहले की भर्ती परीक्षाएं भी आ रही हैं। अभी परसों में जो आयोग के जो टॉपर थे उनका इंटरव्यू सुन रहा था, एक सोशल मीडिया पर चल रहा था, तो वो जो थोड़े बहुत जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे तो उसको लेकर भी मुझे बड़ा वो लग रहा था कि ये वाली भर्ती परीक्षा जिस तरह हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ये तो दोबारा आयोजित होगी, लेकिन तमाम जिन युवाओं के साथ छला हुआ है उनको भी जो है मुआवजा मिलना चाहिए इन तमाम चीजों का, क्योंकि उनका मानसिक शोषण हुआ है। और अगर किसी की उम्र अगर निकल गई है तो सरकार को चाहिए कि उनको भी 1-2 साल इस और भर्ती के लिए उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें होने से कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटा है। ठीक है, बिल्कुल आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम बात कर रहे हैं भर्ती घोटाला, और एक तरफ जहां भर्ती पर जो बवाल मच रहा है वही दूसरी तरफ इस्तीफे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक पर, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का, तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन,
रखे सब कंट्रोल में। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए छत्रपुर में सेंधमारी 2024 की तैयारी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज बात कर रहे हैं भर्तियों पर बवाल और इस्तीफे पर सवाल। एक तरफ जहां ये जो भर्ती 2021 में पेपर लीक मामला सामने आया था, इस मामले में एसटीएफ ने आयोग के पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एसटीएफ ने लाखों की नकदी भी बरामद की है। इस मामले में एसटीएफ ने पर्चा लीक कराने वाले कोचिंग सेंटर के मालिक को भी गिरफ्तार किया था। इसमें आउटसोर्स कंपनी के प्रोग्रामर ने पेपर लीक किया था। वही पेपर लीक के एवज में करीब 60 लाख रुपए मिले थे और आयोग ने दिसंबर 2021 में 916 पदों के लिए विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय परीक्षाएं कराई थी। इसमें लगभग 2 लाख अभ्यर्थी शामिल थे और अब कहीं ना कहीं सफेद पोश और साथ ही साथ सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और मैं सीधे सत्यवीर जी का रुख करना चाहूंगी। सत्यवीर जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि धामी जी गंभीर हैं, सारी बातें मैं मानती हूँ कि धामी जी बहुत गंभीर हैं और लगातार ऐसे जो प्रकरण सामने आ रहे हैं उनको लेकर जांच हो रही, 13 गिरफ्तारी हो गई, सारी बातें ठीक हैं। लेकिन आज जो कल जो इस्तीफा हुआ है, राजू जी का जो इस्तीफा हुआ, उस इस्तीफे में उनके द्वारा जो बातें कही गई वो भी काफ़ी अहम है और उन्हें नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। सफ़ेद पोशों पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इसकी कंप्लेन 3 बार की थी, उसके बाद सुनवाई नहीं हुई। तो सबसे पहला सवाल तो ये सफेद पोश कौन है और पुलिस पे अगर उन्होंने कंप्लेन की 3 बार अगर उन्होंने जाके कंप्लेन की है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों उनकी बात नहीं सुनी गई? मैं आपको इतना कह सकता हूँ यशी जी और स्पष्टता से कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के और हमारी पार्टी के द्वारा जैसे ही मुख्यमंत्री संज्ञान में आता है बहुत सीधा बात होती है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप अगर ये प्रकरण पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, उनका कर्तव्य बनता है। मुख्यमंत्री जी को अगर पास वो कंप्लेन जाती है, मुख्यमंत्री जी अपने कर्तव्य को कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है। जो इसमें संलिप्त है वो पकड़ा जा रहा है और वो कोर्ट के। सत्यवीर जी, मैं आपसे वही तो पूछ रही हूँ कि कार्रवाई के लिए जब कंप्लेन करी गई थी तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले तो ये बताइए कि ये कौन से पुलिसकर्मी है जिनसे कंप्लेन की गई, उसके बाद किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका संज्ञान नहीं लिया गया और क्या ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई होगी? यशी जी, ये इतना स्पष्ट हो जाना चाहिए। पुलिस में और सरकार में अंतर होता है। पुलिस अपना एक विभाग होता है, सरकार एक पूरी सरकार होती है जिसके अंदर अनेक विभाग होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर हमारे जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आता है उस पर कार्रवाई ना होती तो हम दोषी होते। उसके हमारे पास जैसी मुख्यमंत्री के पास जैसी प्रकरण आता है वो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, आदेश देते हैं, एसटीएफ को जांच का आदेश देते हैं, एसटीएफ अपना कार्य करती है। अभी किसी सफेद पोश की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है वैसे, अगर मैं आपको याद दिला दूं सत्यवीर जी। मैं आपको विनम्र अनुरोध करूंगा यशी जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो इस प्रकरण में शामिल होगा या दूसरे कोई और प्रकरण सामने होंगे। आपने देखा होगा, चाहे आप जिस प्रकार से अभी एक वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हैं, अवधेश जी, उन्होंने ही बताया कि मैंने नाम लेना चाहता था रामविलास यादव को जेल के पीछे, हमें आईएएस है वो, आप देख लीजिए फॉरेस्ट के 2 अधिकारी है वो जेल के अंदर। इसी तरह अनेक ऐसे मामले जब सरकार के सामने आ रहे हैं, सरकार उस पर अपना स्पष्टता से रुख अपनाते हुए उनको जहां उनकी जगह होनी चाहिए वहां उनको पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद अदालत का काम है, अदालत अपना काम करे, हम कानून के। ठीक है सत्यवीर जी, रुकिए जरा, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। ठीक है शीशपाल जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, उस समय मैंने आपको बीच में रोका था। देखिए यशी जी, जहां तक हमारे भारतीय जनता
पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मैं इनको कहना चाहूंगा, इनकी बात अपनी जगह सही है, मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहे, हम केवल उंगली इस बात पर उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं आप कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें सीबीआई जांच की जरूरत है। एक नहीं तो जो है बिल्कुल स्वतंत्र आयोग हाईकोर्ट के जज की उसमें होर कर दीजिए, पूरे विपक्ष को भरोसा हो जाएगा, पूरे प्रदेश की जनता और अभ्यर्थियों को भरोसा हो जाएगा कि आप पूरी तरह से गंभीर हैं। सवाल ये है कि बात यही उठ रही है कि जो कार्रवाई हुई ये पर्याप्त नहीं है, इससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। ठीक है शिषपाल जी, जैसे कि अभी सत्यवीर जी अभी रामविलास जी का नाम ले रहे थे कि भाई सफेद पोशों पर कार्रवाई हो रही है, तो जब सफेद पोशों पर कार्रवाई हो रही है तो हमें थोड़ा सा सरकार पर भरोसा रख लेना चाहिए कि होगी सरकार। एक मिनट ये दीजिए, जहां तक इन्होंने कहा रामविलास यादव जी पे कार्रवाई हुई है, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी इनकी ही पिछली सरकार में आपने एनएच घोटाले में आपने देखा कि 2 आईएएस अधिकारियों पे कार्रवाई इस प्रदेश के अंदर, अब उनका नाम लेना यहाँ बहुत जरूरी नहीं है, आपको पता है कौन वो 2 अधिकारी थे, और आपको पता कार्रवाई केवल दिखाने के लिए कार्रवाई हुई, फिर वो मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने बाद फिर उससे भी अच्छे पदों पर आज बहुत महत्वपूर्ण जगह बैठे हुए, क्लीन चिट दे दी इन्होंने, यही कार्रवाई करती है, यही क्लीन चिट देते हैं। आप बात है ये, तो इस कार्रवाई पे कौन भरोसा करेगा? और वहां जो पकड़े गए बहुत छोटे बेचारे नायब तहसीलदार और उस तरीके के अधिकारी, जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी वो कोई भी हो, मैं फिर आप अगर यहाँ पर बात आ गई, वो चाहे कोई भी लोग हो, दोषियों पर भाई जब तक फाइनल कार्रवाई नहीं होगी, मैं यहाँ किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, तो तभी तो जनता को भरोसा होगा कि वास्तव में ईमानदार कार्रवाई हो रही। तो आप ही कार्रवाई करेंगे, आप ही लीपापोती करेंगे तो ये नहीं चलेगा ना, ये किसी को भरोसा नहीं होगा। आज सवाल ये है कि जिन बेरोजगारों के साथ आज उत्तराखंड के नौनियाल, वो आपके भी परिवार के हैं, मेरे भी परिवार के हैं, तमाम उत्तराखंड के नौजवान हैं, हर किसी का परिवार उससे प्रभावित है, बेचारे नौकरियों की आस में, और ये कह रहे थे केवल दो परीक्षाओं में धांधली हुई। मैं आपको गिना देता हूं, पहले देखे बीडीओ की परीक्षा में, पंचायत अधिकारी की परीक्षा में, फिर उसके मैं जवाब दूंगा, आप अरे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सत्यवीर जी, मैं बात कर रहा हूं, आप जो भी हुई उसके बाद देखिए अभी तो है इसमें दरोगा जो ये क्या बोलते हैं पिटकुल में और ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती में ऐसी कोई परीक्षा नहीं आ रही, लगातार जो विवादों में न रह रही हो। और आप बात कर रहे हैं कांग्रेस सरकार में, जो उस समय आएगा, जो प्रकरण सामने आया था, हरीश रावत जी ने भी तुरंत कार्रवाई की थी, तत्कालीन जो है चेयरमैन और सबसे कैसी बात करें सत्यवीर जी, प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा भर्तियां, सबसे ज्यादा नियुक्तियां, आप तो नियुक्तियां दे रहे हो, कांग्रेस सरकार में आप पता कर दीजिए डाटा उठा करके। देखिए शीशपाल जी, फिलहाल ये लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच की नहीं है, ये लड़ाई जनता की है, उन लोगों की है जिनको इस धांधली की वजह से, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, वो बेरोजगार जिनको कहीं ना कहीं इन सब चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अब उस समय अगर हरीश रावत जी ने कार्रवाई की हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सत्यवीर जी कह रहे हैं कि आगे कार्रवाई होगी तो मैं कहती हूँ बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि छोटी मछलियों पर हमेशा दांव खेला जाता है और बड़ी मछलियों को हमेशा बख्शा जाता है। और अभी थपलिया जी तो कह रहे थे मगरमच्छ बैठे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बहुत बड़े बड़े जी। ठीक है, रुकिए सत्यवीर जी रुक जाइए, सत्यवीर जी रुकिए, मैं आपके पास आऊंगी, सत्यवीर जी आपके पास आऊंगी, तब जवाब दीजिएगा। संगीता जी। यशी जी, आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो सबसे कठिन प्रश्न यही है यूकेएसएससी का जी, ऐसी कौन सी परीक्षा है जो बिना घोटाले के संपन्न हुई? बिल्कुल टैगलाइन होनी चाहिए, क्योंकि यूकेएसएससी तो लगातार घोटालों का अड्डा बना रहा, और ये केवल हम ही नहीं कह रहे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने खुद कहा कि इस आयोग को भंग कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो वो भी जानते हैं कि इसके अंदर कितना भ्रष्टाचार रहा है, क्योंकि वो भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये उनके खुद के नेता इस बात को मान रहे हैं कि यूकेएसएससी पूरा घोटालों का जमावड़ा है, और उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार घोटाले कर रहे हैं और युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। क्योंकि यशी जी, जितने पेपर हुए उन सबकी अगर जांच हो तो जो उसमें निर्दोष लोग हैं वो भी जाएंगे, क्योंकि नौकरियां उनकी भी जाएंगी। तो कितने निर्दोष लोगों को इससे नुकसान होगा, और जो बच्चे अभी भी इस पेपर में बैठे और जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा दी होगी, और उसमें अगर वो 10 ही हो मानव संख्या में,
और 90 लोगों की नौकरी भ्रष्टाचार से लगी हो तो वो 10 लोगों की भी आहुति उसमें होगी। तो किस तरह से बच्चे पेपर पढ़ करके देते हैं, किस तरह से परीक्षाएं देते हैं, और उसके बाद ये सब उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में हो रहा है, जहां लोगों को इतनी उम्मीदें थी कि युवा रोजगार युक्त होगा। पहले तो रोजगार नहीं, फिर उसके बाद जो रोजगार मिलता है वो ऐसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो युवाओं का कैसे विश्वास जगेगा इस उत्तराखंड की नीति पर, इस उत्तराखंड की सरकारों पर, कि हम किस तरह से आगे को अपना भविष्य सोचे इस उत्तराखंड में। तो ये बहुत बुरे हाल इस समय उत्तराखंड के हैं। तो अगर इस पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और बड़े मगरमच्छ फिर छूट गए तो जो युवाओं का भरोसा है वो सरकार कभी नहीं जीत पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो बड़े मगरमच्छ है उनको पकड़ा जाए, तभी ये कार्यवाही आगे को रोक पाएगी। वरना फिर यूं ही होगा, 5-6 महीने हम फिर देखेंगे, फिर मामला शांत हो जाएगा और आगे फिर इसी तरह के भ्रष्टाचार लगातार देखने में आते रहेंगे और होते रहेंगे और ये खेल फिर चलेगा। ठीक है, खेल को खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि जो मेन मगरमच्छ है उसको पकड़ना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है सत्यवीर जी। यशी जी, मैं कहना चाहूंगा कि तपियार जी ने बोला था कि जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। मैं मानता हूं जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। लोकतंत्र में तो जहां जहां लोकतंत्र वहां अदालत सबसे बड़ी होती है। तो अगर उसी अदालत में जाना है तो उसी अदालत में हमको चुना है और किसको कहाँ बिठाया है तो वो आप देख लीजिए। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अगर मगरमच्छ की और भ्रष्टाचार की बात अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे तो उनको बता दूंगा जो भ्रष्टाचार के नाम पर जो पार्टी है जो यूं कहा करती कि शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे बक्से भर के कहाँ चले जाते हैं आप सत्यवीर जी? की बात चल रही है, आप कहीं और चले जाते हैं नहीं मिलता और उसके बाद उनके साथ जाके बनाते हैं। सत्यवीर जी का फेवरेट काम है दिल्ली जाना। एक बार ने बोला कि आप आप गलत बोलेंगे तो सुना थोड़ी जाएगा सत्यवीर जी। आप खुद भी बैठ करके चैनल पे बोलेंगे। आपने बोल मेरा समय मुझे बोल नहीं। सत्यवीर जी आपका समय है, लेकिन आप सिर्फ यूकेएसएससी पर बात करिए प्लीज। आप दिल्ली में क्या चल रहा है मुझे नहीं जानना है, और दिल्ली में क्या हुआ था ये भी नहीं जानना है मुझे। मैं किसी के बीच में नहीं, मैं एक सेकंड के लिए इनके बीच में नहीं बोला हूँ। ठीक है सत्यवीर जी, मैं मानती हूँ कि आप एक सेकंड के लिए भी किसी के बीच में नहीं बोले, लेकिन मैं भी आपसे निवेदन कर रही हूँ कि यूकेएसएससी पर बात हो रही है उसी पर बात करिए प्लीज। आप ये बताइए, अरे आपको इनको आप यशी जी मैं आपको फिर कहूंगा कि आपको इंटरप्ट करना चाहिए था इनको जब ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। क्या यहाँ का भ्रष्टाचार या केरल का भ्रष्टाचार या दिल्ली का भ्ष्टाचार या पंजाब का भ्रष्टाचार क्या अलग होता है? क्या भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होता है। और आज डिबेट किस पे हो रही है? आज डिबेट किस पे हो रही है सत्यवीर जी? उत्तराखंड के यूकेएसएससी पर आपने भ्रष्टाचार क्यों इन्वॉल्व किया ये बता दीजिए मेरे को। सत्यवीर जी देखिए, अगर आप मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो मुझे आपसे जवाब नहीं लेना है। सत्यवीर जी देखिए, मुझे आपसे जवाब नहीं लेना है। अगर आप मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, अगर आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो जनता को क्या समझ में आएगा? सत्यवीर जी मुझे बताइए जरा, अगर आप ये क्लियर नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है? आपको सिर्फ दिल्ली जाना है, केरल जाना है, अमेरिका जाना है, उत्तराखंड में भी तो रहिए। मैं फिर कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार क्या आप अगर यहाँ होता है या केरल में होता है, पंजाब में होता है या दिल्ली में होता है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं होता है, लेकिन भ्रष्टाचार जिस राज्य में होता है उसकी सरकार की जिम्मेदारी है और वो जवाबदेह है। आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं? फिलहाल पंजाब में भ्रष्टाचार हो रहा है, इससे क्या मतलब है यहाँ उत्तराखंड के यूकेएसएससी से? मुझे बताइए कि पंजाब के भ्रष्टाचार का यूकेएसएससी से क्या लेना देना? खैर शीश रुक जाइए सत्यवीर जी, आप रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं ये कहना चाहूंगा भ्रष्टाचार होता है। जिस प्रकार से अभी सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई हो रही है, ईडी की कार्रवाई कांग्रेस पे हो रही है। सत्येंद्र जैन जी पे पहुंच गए, क्यों समय बर्बाद करते हैं? संगीता जी रुको, संगीता जी आप रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। सत्यवीर जी क्या भूल जाते हैं कि डिबेट का टॉपिक क्या है? क्यों अगर आपको क्यों सत्येंद्र जैन की बात करनी है, क्यों आपको सोनिया गांधी की बात करनी है, क्यों आपको राहुल गांधी की बात करनी है, आप उत्तराखंड की बात क्यों नहीं करना चाहते? मुझे समझ में नहीं आता। भ्रष्टाचार कहीं का भी हो, किसी भी राज्य का हो, अगर पंजाब में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका वहां की राज्य सरकार देखेगी। आपसे क्या मतलब है? यूकेएसएससी से क्या मतलब है? मुझे ये बताइए।
जितने धैर्य से आप इनको सुनते, मुझसे भी सुनिए, देख रहे आप। अरे सत्यवीर जी, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है सत्यवीर। देखिए सत्यवीर जी, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप सत्ता पक्ष में है, आप सत्ता पक्ष में है, सवाल आपसे ही किया जाएगा। बोला है, आप अब शब्द बोलने के लिए विवेचना करिए। ठीक है सत्यवीर जी। शीशपाल जी, शीशपाल जी सबको सुनते हैं, मेरे को भी धैर्य से सुन लीजिए। ठीक है सत्यवीर जी, देखिए मैं आपको बहुत धैर्य से, सत्यवीर जी रुकिए, मैं आपको बहुत धैर्य से सुनना चाहती हूँ। मैं सच में आपको सुनना चाहती हूँ, मैं अपने सवालों के जवाब चाहती हूँ, लेकिन अगर आप सवालों के जवाब देंगे तभी तो ना। अगर आप सत्येंद्र जैन की बात करेंगे, मुझे सत्येंद्र जैन की बात नहीं सुननी है। मुझे नहीं जानना है पंजाब में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। फिलहाल मुझे ये जानना है कि यूकेएसएससी का जो मामला है, इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई होगी, जो बड़ी मछलियां हैं उन पर कार्रवाई कैसे होगी, इन तमाम सवालों के जवाब मुझे आपसे चाहिए। यशी जी, आप मुझे कुछ कह रही हैं? जी शीशपाल जी, आप बोल सकते हैं। जी देखिए यशी जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पर ऑन डिबेट में माना, कहने लगे जी हमें जो है प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया, अगर जनता की अदालत में जाना है तो जनता की अदालत ने आपको जनादेश दिया, इसमें किसी को शक नहीं। आप सरकार में हैं, उसी के परिणाम। लेकिन जनता ने ये थोड़ा ही ना कहा कि आप अपनी मनमर्जी चलाइए साहब और नौजवानों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कीजिए, प्रदेश को कोई विकास का रोड मैप अपना प्रस्तुत कीजिए। ये तो चुनाव में जाने से पहले इन्होंने कहा कि हम 25,000 नौजवानों को रोजगार देंगे। और यहाँ जो बेचारे बैठे हैं जो स्नातक स्तरीय परीक्षा में, उन्हीं से 15-15 लाख रुपए पेपर लीक करने के नाम पर लिए जा रहे हैं। अब ये कहेंगे साहब हम इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो भैया सरकार में आप बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी आप कैसे भाग सकते हो उससे? ये आपके सरकार के दौर में हो रहा है, आपके लोग पूरा शासन तंत्र आपके हाथ में, और आप घुमाएंगे अगर डिबेट के इधर उधर विषय से भटकाने के लिए। ये दूसरों पर इसीलिए आरोप मढ़ते हैं, इधर उधर इसीलिए जाते हैं कि ये विषय से ध्यान भटका सके। जी मैं ये पूरे प्रकरण की फिर देखिए निष्पक्ष जांच की लगातार अगर विपक्ष मांग कर रहा है, बेरोजगार संगठन मांग कर रहे हैं, तो आपको उसमें दिक्कत क्या है? आप कीजिए। और सब चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, लेकिन मामले को घुमाया न जाए। केवल भारतीय जनता पार्टी। जी चलिए बोलिए। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव का मतदान हुआ खत्म। आज ही आएंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। बता दें आपको कि जगदीप धनखड़ और मार्गे जलवा के बीच है मुकाबला। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह मतदान उपराष्ट्रपति चुनाव के शुरू हुए थे और अब उपराष्ट्रपति के चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है और आज ही नतीजे भी आएंगे। एनडीए के प्रत्याशी हैं जगदीप धनखड़ और विपक्ष की प्रत्याशी हैं मार्गे जलवा, जिनके बीच में ये मुकाबला है, ये टक्कर है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव का मतदान हुआ खत्म और आज ही उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी आएंगे। आपको बता दें कि एनडीए के प्रत्याशी हैं जगदीप धनखड़ और मार्गेज अलवा माफ कीजिएगा, वो विपक्ष की उम्मीदवार है और इनके बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव का मतदान हुआ खत्म। आज ही आएंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। जगदीप धनखड़ और मार्गेट अलवा के बीच में आपको बता दें कि टक्कर है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव का मतदान हुआ खत्म। एनडीए के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार है मार्गेट अलवा। और लगातार देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं जो यूकेएसएससी में जिस तरीके से घोटाला माफ कीजिएगा जिस तरीके से यहाँ पर धांधली की गई थी, यहाँ पर जो 60 लाख रुपए का जो मामला सामने आया है कि उसके बाद पेपर लीक हुआ था, उसके बाद अभी तक 13 गिरफ्तारियां
हो चुकी हैं। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और मैं यहाँ पर सीधे अवधेश जी का रुख करना चाहूंगी। अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो लगातार सीबीआई की मांग कर रही है और विपक्ष का कहीं ना कहीं ये मानना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि पीसी थपलिया जी कह रहे हैं कि सीबीआई की भी जांच होने से कोई फायदा नहीं है। क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? अवधेश जी अनम्यूट करें खुद को। सीजी उत्तराखंड गठन से आज तक कई जांच आयोग बने हैं, कई चीजें हुई हैं, लेकिन ये जो जांच के परिणाम है, ये परिणाम कभी सामने आ नहीं पाते सही रूप से। तो अब ये चीज कहना कि तमाम चीजें देखिए, हर जो विपक्ष का काम है वो अपनी जगह करेगा, सत्ता पक्ष अपनी जगह करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह कल एस राजू का इस्तीफा हुआ है, उन्होंने कई सवाल खड़े किए। तो मेरा ये मानना है कि एसटीएफ को जो एस राजू जी हैं उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि एस राजू जी ने कल एक बड़ा बयान दिया है कि सियासी लोग उन पर जो है नियुक्ति का दबाव बनाते थे और जो वर्तमान जो प्रकरण है उस पर भी उनसे जांच न करने का उन पर दबाव बनाया गया था, लेकिन उन्होंने जांच करने का नहीं। तो कौन वो लोग थे जो उन पर नियुक्ति के लिए दबाव बनाते थे, जो कहते थे कि हमारे लोगों को नौकरी लगाओ, और कौन वो लोग थे जिन्होंने बोला कि इस जो ये धांधली सामने आई है, जो पेपर लीक का मामला सामने है, किन लोगों ने उनको कहा कि इस मामले की जांच न कराई जाए। तो इस पे होने चाहिए। और उन्होंने दूसरा पुलिस और जांच पर भी सवाल, मुझे ये व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इसमें जो एस राजू जी की जो सवाल है जो उन्होंने उठाए हैं, उनसे भी जो है कहीं ना कहीं जो एसटीएफ है उसको पूछताछ करनी चाहिए। तमाम प्रकरण पे उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपसे किन किन सियासी लोगों ने आप पे दबाव बनाया कि इस पूरे प्रकरण की जांच ना हो। तो क्योंकि अब जो आगे आने वाले समय में जो आगे 7 परीक्षाएं और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा ऐप करानी है, और ये 7 परीक्षाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षाएं हैं। तो कहीं ना कहीं जो युवा है उन जो 7 भर्ती परीक्षाएं हैं, इन पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार मुद्दे को तूल दे रहा है, लगातार मुद्दे पे सवाल खड़े कर रहा है। वही पेपर लीक मामले में जो आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, अब सरकार को नए अध्यक्ष का चुनाव करना है, तो सरकार इस आयोग को भंग करती है। कई सवाल है। तो कहीं ना कहीं जो 7 आने वाली परीक्षाएं, जिसमें पुस्तकालय सहायक हो गया, पटवारी भर्ती हो गई, पुलिस आरक्षी पद हो गए, वन आरक्षी वाले हो गए, ऐसी और जो और भी कई परीक्षाएं हैं, तो इन पर कहीं ना कहीं इससे असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इस पूरे मामले को एसटीएफ को खत्म करना चाहिए। और साथ ही जो है ये आयोग को लेकर जो इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जो नकल विरोधी कानून का ड्राफ्ट है, उसको जो है जल्द से जल्द कैबिनेट की मोहर लगाकर इसको करना पड़ेगा। आयोग को भंग करना या आयोग को खत्म करना से ये समस्या तब खत्म होगी जब हम एक मजबूत कानून लेके आएंगे, जब नकल करने वालों को मालूम पड़ेगा कि हमें जो है 20 साल की सजा हो सकती है या हमें 25 साल की सजा हो सकती है, हमें उम्र कैद भी हो सकती है। जब जो लोग पेपर खरीदेंगे उनको पता रहेगा कि हम ताउम्र जो है सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं हो सकते, हम जेल जा सकते हैं, हमारा पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा। जब तक डर नहीं होगा पेपर लीक करने वालों के मन में भी और पेपर खरीदने वालों के मन में भी, तब तक जो है आप कितने भी आयोग भंग कर लीजिए, कितने भी नए आयोग बना लीजिए, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगर आपको समस्या का समाधान खत्म करना तो आपको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। एक नकल विरोधी ऐसा कानून लेके आना पड़ेगा ताकि कोई भी सोचे ना, कोई अधिकारी ना सोचे, वहां काम करने वाला संविदा का कर्मचारी ना सोचे, कोई भी ना सोचे कि हम पेपर लीक के बारे में। तो ये हमें कुछ सख्त जो नियम जो है बनाने पड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का लगातार कोशिश है, तो मैं चाहता हूं कि वो खुद इस मामले में जल्द से जल्द करें, क्योंकि लाखों युवाओं का भविष्य का सवाल है। 7 भर्तियां और हुई है, सारी पेंडिंग हुई है। ठीक है अवधेश जी। सत्यवीर जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अन्य भर्तियां जो हैं उन पर भी जांच होनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी भर्ती में अगर इस तरह की संलिप्तता पाई जाती है और हम तक सूचना आती है, और मुख्यमंत्री जी सूचना की बात छोड़िए, मुख्यमंत्री जी खुद इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो प्रत्येक उस कड़ी को देख रहे हैं जहां से भी उनको लग रहा है कि आशंका है, उस पे वो सीधा डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं। और वही दिख रहा है कि अब जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, लोगों को यार यही दोबारा जो युवा है जुड़े हुए हैं, वो सभी आश्वस्त थे कि मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ये आयोग और मजबूती से काम करे और जो इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही है वो समस्याएं खत्म हो, उस और हमारी सरकार काम कर रही है। और देखिए सत्यवीर जी, ये समस्या नहीं है, घोटाला है पहली बात तो। और यहाँ पर 60 लाख रुपए का बंदर बांट करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। कोई मंत्री इसमें, कोई विधायक इसमें
कोई हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई बता दीजिए कोई भी इसमें इन्वॉल्व है? अभी तक 13 जो पकड़े गए हैं, आप ही बता दीजिए कोई भी है? अगर हमारे एस राजू जी क्यों कह रहे थे कि मेरे ऊपर सियासी दबाव है? सत्यवीर जी, एस राजू जी क्यों कह रहे थे कि सियासी दबाव है? बताइए तो, इस बात का तो जवाब दीजिए, सियासी दबाव का क्या मतलब होता है? अगर एस राजू जी को इतनी निर्भीकता से बोलना था तो कम से कम उनको नाम बताना चाहिए था। ठीक है, तो ये अब आप जांच करिए ना, आप उनसे आप अभी अवधेश जी यही तो कह रहे थे, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, पूछताछ करिए और पूछिए कि क्या सियासी दबाव है, क्योंकि अगर वो इस तरीके की बात कह रहे हैं और ऐसा कोई भी नाम नहीं है, सत्यवीर जी रुकिए, अगर ऐसा कोई भी नाम नहीं है तो इससे आपकी छवि खराब हो रही है, तो अपनी छवि सुधारने के लिए तो आप उनसे पूछताछ करवाइए, पूछिए जरा कौन है वो लोग। यशी जी फिर कहना चाहूंगा, जहां जहां तक इसके तार जुड़े होंगे वहां तक कार्रवाई होगी, आप बेचिंतित रहिए। सरकार उस वक्त, चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है और उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई होती है। आप बता दीजिए इससे पहले की कोई भी कार्य, आज 22 साल उत्तराखंड को बनते हुए कोई भी ऐसी कार्रवाई आपको देखने को मिली हो? आपके देख लीजिए, रामविलास यादव से लेके फॉरेस्ट के 2 अधिकारी से लेके इस तरह के तमाम ऐसे अधिकारी है जो जेलों में जा रहे हैं। हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। आप बता दीजिए कभी ऐसी कार्रवाई पहले किसी सरकार में हुई हो? आप मुझे आप बता दीजिए कि एस राजू जी ने जब कहा कि मैंने 3 बार कंप्लेन की तो उसके बाद उसका निस्तारण क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री अब हर जगह जा कर तो नहीं कहेंगे ना कि इस मामले पर कार्रवाई करो, इस मामले पर कार्रवाई करो। हमें जो चीजें सुदृढ़ करनी है उस चीज को सुदृढ़ करने ठीक है थपलियाल जी, बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया लूंगी मैं। थपलियाल जी बोल रहा हूँ कि इस समय हमारे मुख्यमंत्री, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री का रियल टेस्ट है, क्योंकि वही एक व्यक्ति हैं जिनके ऑर्डर से यस राजू उन सफेद पोषों को बेनकाब कर सकता है जो उनको परेशान करते रहे हैं। जहां तक एसटीएफ का सवाल है, एसटीएफ के जो एसपी हैं ये अजय जी बहुत ही ईमानदार और विश्वसनीय व्यक्तित्व है और उसने जो काम किया है उसको सलूट करते हैं हम, लेकिन वो उसका इतना दम नहीं है कि वो राजू एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहा है उसको दबाव बना सके कि बता कौन सफेद पोष है बुल्लू, क्योंकि सफेद पोषों का आना बहुत दिनों से, हमें 22 साल हो गए उन सफेद पोषों की ढूंढ में जिनको मैं जानता हूं। मैंने देखा कि किस तरह से इन्होंने जब ढैंचा बीच का इशू आया वो आज दिन तक वो अपराधी नहीं गया, रामपुर तिराहे के अपराधी तक इन्होंने नहीं पकड़े और बोलते रहे जनता के बीच में कि मुलायम सिंह ने करा दिया। इनकी सरकार ने दोनों जगह गई, इन्होंने वहां भी नहीं किया। इन्होंने देखिए थपलिया जी देखिए, अब उम्मीद कर रहे हैं कि सत्यवीर जी अगर कह रहे हैं कि यहाँ पर इस पर आगे गंभीरता के साथ जांच पड़ताल की जाएगी तो हम मान लेते हैं कि सत्यवीर जी की बात सच होगी। फिलहाल चूंकि वक्त की भी बहुत कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से भर्ती मामले पे घोटाला हुआ है उसको लेकर तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। एस राजू जी ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर सियासी दबाव था। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो गंभीर नजर आ रही है, देखना होगा इसमें कौन से बड़े नाम शामिल होते हैं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।